ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर रीता जैन जी का, जो समय समय पर हमारे बीच आती हैं और हमारे परिवार का सदस्य ही लगती हैं, योग परिवार का सदस्य ही मानते हैं हम इनको। आज आपका विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दंत चिकित्सा। हमारे 32 दांत होते हैं, लगभग 32 दांत होते हैं सभी के। बाकी चीजें तो एक या दो होती हैं, लेकिन दांत बहुत होते हैं, 32 दांत। और एक एक करके प्रॉब्लम आती है अगर इनका हम ध्यान नहीं रखें। और इनकी डॉक्टर्स को दिखाने की फीस और वो सब इतनी महंगी है, चाहे देश है या विदेश। सबसे ज्यादा महंगा काम है दांतों का। अगर हम स्वयं शुरू से ही ध्यान रखें तो हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इसी में मार्गदर्शन मिलेगा हमें डॉक्टर रीता जैन जी का। और साथ ही रिक्वेस्ट करती हूँ अनिल जोशी जी से, डॉक्टर साहब का परिचय हम सब साधकों को कराएं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका, अनिल जोशी जी। जी बहुत धन्यवाद। सही कहा आपने कि एक तो आदरणीय डॉक्टर रीता जैन जी को हम लोकल फैकल्टी कह सकते हैं कि हमारे योग समूह में अगर कोई डॉक्टर नियमित रूप से जुड़ा है तो आप जुड़ी हैं। और इसलिए हमको लगता है कि आपके मार्गदर्शन हम कभी भी ले सकते हैं। तो इसी क्रम में हमको लगा कि ये जो विषय है, जैसे अभी इन्होंने कहा भी कि दांत 32 होते हैं। मैंने तो इसके ऊपर एक व्यंग लेख भी लिखा था, और कितना ज़्यादा सीनियर सिटीजन को डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है उसके बारे में कुछ चीज़ें थी। डॉक्टर रीता जैन जो है वो प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च, फिरोजपुर पंजाब से। और हमारे यहाँ पर भी जब करती हैं तो वो कई बार फिरोजपुर से करती हैं, कई बार वो रोहिणी आई हुई होती हैं। आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन केजीएमसी लखनऊ यूपी से किया। आप अच्छी बात यह है कि योग से भी बड़ी गहरे में जुड़ी हुई हैं और असिस्टेंट योग टीचर हैं। आपको टीचिंग एक्सपीरियंस 23 साल से भी ज़्यादा है। और आपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रोहतक में भी काम किया है। अभी जैसे मैंने बताया कि सेक्टर 7 रोहिणी में रहती हैं, और कई इंटरनेशनल बुक्स आप लिख चुकी हैं। ऐसे ही कई पेपर्स आपके, अराउंड 40 पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं। कई नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार में भी बोल चुकी हैं। और आप इंस्पेक्टर भी हैं डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया पीजी गाइड, और एक्सटर्नल एग्जामिनर भी हैं बीडीएस और एमडीएस कोर्सेज में। तो एक विशेषज्ञ के रूप में, एक एक्सपर्ट के रूप में आपकी काफ़ी जो आपका स्पेशलाइजेशन भी है, आप लिखती भी हैं, सेमिनार में भी पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जामिनर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत रीता जी। हम सब आपको रूट कैनाल, क्योंकि जो नियमित रूप से ऐसी समस्या आती रहती है कि रूट कैनाल करवाया जाए नहीं करवाया जाए, कब करवाना पड़ता है, क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सब सवालों पर हम सब लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर रीता जी। थैंक यू वेरी मच सर। सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आई विल स्टार्ट माय स्क्रीन। कर दें चेंज करो। I think screen is visible now. जी। हम्म। तो आज मुझे रूट कैनाल पर बोलने के लिए बोला गया है, तो मैंने थोड़ा पीपीटी तैयार किया उसके लिए। सो व्हाट इज रूट कैनाल? Root canal is a dental treatment to treat infectious pulp of the tooth. So I will explain in detail now. जैसे कि दांत हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे शरीर को जो भी एनर्जी मिलती है वो खाना खाने से ही मिलती है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं।
और हमारा पाचन तंत्र भी मुंह से ही शुरू होता है, इसलिए मुंह और दांतों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि इस प्रकार हम घर से ही मुंह और दांतों का ख्याल रख सकते हैं और दांतों में सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, जैसे सेंसिटिविटी की समस्या। दांत दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास जाने पर मरीज को पता चलता है कि साधारण बातों का ध्यान रखकर वे ब्रशिंग का सही तरीका अपनाकर कैसे दांतों को खोखला करने वाली कैविटी की समस्या व इसके रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचा जा सकता है। दांतों की सफाई में लापरवाही से जुड़ी ये परेशानी बचपन से बुढ़ापे तक किसी को भी हो सकती है। तो दांतों की बीमारियां बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही दांत निकलते हैं। तो जैसे ही कोई भी दांत निकलता है बच्चों का भी, तो उसको भी आ, कपड़े से, किसी कॉटन से गीला करके उसको साफ करना चाहिए। दांतों की सफाई में लापरवाही से जुड़ी परेशानी बचपन से बुढ़ापे तक किसी को भी हो सकती है। और विश्व में ज्यादातर लोग रात को ब्रश नहीं करते, सुबह ही ब्रश करते हैं, तो उससे बीमारियां जो है ज्यादा होती हैं। ये टूथ डेवलपमेंट चार्ट है। जैसा कि सभी जानते हैं कि बच्चों के दांत मिल्क टीथ होते हैं, डेसिडुअस 20 दांत होते हैं, और अडल्ट होते हैं 32। तो इसका एक टाइम पीरियड होता है कि कौन सा दांत कब निकलता है। जैसे मिल्क टीथ, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, ये हमारे होते हैं। इनके नाम सेंट्रल, लेटरल, कैनाइन, फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर। बच्चों में प्री मोलर नहीं होते, मोलर से पहले जो होता है उसको कहते हैं प्री मोलर। तो मोलर से पहले प्री मोलर नहीं होते बच्चों के अंदर। और एडल्ट में 3 मोलर होते हैं, बच्चों में 2 मोलर होते हैं। बाकी सेंट्रल लेटरल कैनाइन, सेंट्रल लेटरल कैनाइन, ऐसे लोअर टीथ भी, या अपर जॉ, लोअर जॉ, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर। तो जो हमारा एडल्ट में आता है, सबसे पहला टूथ होता है फर्स्ट मोलर, इसके पीछे आना शुरू होता है वो। तो सबसे पहले खराब भी यही होता है, फर्स्ट मोलर। जैसे यहाँ तक बच्चों के टीथ हैं, सेकेंड मोलर तक। इसके बाद एडल्ट में, बच्चे में फर्स्ट मोलर पहले आना शुरू होता है, ये 6 to 7 एज में स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले खराब होने वाला भी टूथ मोलर ही है। कुछ सालों की पहले की बात है कि जब दांतों में सड़न होने से उस दांत को निकाल दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस ने दंत विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की कर ली है, और दिन पे दिन लेटेस्ट ट्रीटमेंट निकलते ही रहते हैं डेंटिस्ट्री में। अब आपको बहुत गंभीर समस्या होने पर भी दांत को निकलवाने की जरूरत पड़ती है। अब खोखले दांतों को बचाना बहुत आसान हो गया है। कोई भी दांत खोखला हो गया उसको, दांत को बचा सकते हैं आराम से। रूट कैनाल ट्रीटमेंट मूल दांतों को बचाने का एक तरीका है। दांतों की ऊपरी सतह यानी इनेपल पर सड़न हो तो उसे फिलिंग करके ठीक कर लिया जाता है, लेकिन जब सड़न पल्प तक पहुंच जाती है तो स्थिति दर्दनाक हो जाती है। ऐसे में दांत दर्द से पीड़ित इंसान को बेतहासा दर्द होता है। ऐसे दांतों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचा लिया जाता है। ये टूथ स्ट्रक्चर है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये हमारा नॉर्मल टूथ स्ट्रक्चर है। जैसा कि सभी जानते हैं, दांत की 3 लेयर होती हैं। ऊपर इनेमल, उसके बाद डेंटिन, फिर ये अंदर होता है पल्प। तो ये हमारा बोन है, बोन के अंदर इस तरह से दांत होता है, और ऊपर गम है पिंक कलर का, नीचे ब्राउन कलर का बोन है। इनेमल हमारा सबसे हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का, बोन से भी हार्ड होता है। हम इसको भी अपने नेग्लिजेंस की वजह से इसको गला देते हैं, इसको भी साफ नहीं रख पाते। मतलब इतना हार्ड है कि हम इसको, अगर इस पे खाना रखा रह जाए तो ये धीरे धीरे बैक्टीरिया इस पे अटैक करके इसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड की वजह से हमारा दांत गलता है। जो सॉफ्ट होता है हार्ड पार्ट, वो सॉफ्ट में कन्वर्जन एसिड की वजह से होता है। तो सबसे पहले, जैसे खाना इधर एनामल के ऊपर पड़ा रहे रात भर, तो जो मुंह के अंदर के बैक्टीरिया होते हैं वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिडिक पार्ट में, और धीरे धीरे उसको, इस प्रोसीजर में बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले जो कैविटी हमारी इनेमल से स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे इसको पहुंच के फिर ये डेंटिन में जाती है,
तो जब इनेमल में होती है तो इसके हमें सिर्फ मीठे का अनुभव होगा, मीठे से सेंसिटिविटी होगी। लेकिन जब धीरे धीरे कैविटी डेंटिन तक पहुंच जाती है, सेकेंड लेयर डेंटिन, ये इनेमल इतनी सेंसिटिव नहीं होता, डेंटिन ज्यादा सेंसिटिव लेयर होती है। क्योंकि जो यहाँ पल्प के जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं पल्प के अंदर, ये इसको सप्लाई करती हैं डेंटिन को। यहाँ पे डेंटाइनल ट्यूबुल्स बोलते हैं, तो इसलिए डेंटिन लेयर सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ मीठे का एहसास होता है, तो पेशेंट को पता ही नहीं लगता कि उसको थोड़ा कैविटी हुई है। इसके बाद जब भी नीचे नीचे प्रोग्रेस होके वही हमारा गड्ढा बढ़ता जाता है तो डेंटिन में पहुंच जाता है। डेंटिन से हमें सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है, जैसे कि पहले डेंटिन में अगर कैविटी है तो कोल्ड से सेंसिटिविटी फील होगी, ठंडे से, कोई भी ठंडी चीज खाएंगे उससे होगी। धीरे धीरे ये पार्ट हमारा पल्प तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे नॉर्मल टूथ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है इस डायग्राम में, ये डीके है। इनेमल से स्टार्ट होके डीके आपका पल्प तक पहुंच गया है। जब पल्प में पहुंच जाता है तो गर्म चीज का अनुभव होता है, गर्म से सेंसिटिविटी और ठंडे से, दोनों से होती है। हम इसको भी नेग्लेक्ट करते जाते हैं। पहले इनेमल को नेग्लेक्ट किया जब एनिमल में ही कैविटी थी, फिर डेंटिन को नेग्लेक्ट किया जब डेंटिन के अंदर थी, फिर पल्प के अंदर जब पहुंचा, कई बार उसको भी नेग्लेक्ट करते हैं। हम पेन किलर ले लेते हैं और उसको सोचते हैं कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा दवाइयां खा के। कई बार तो दर्द होता है पेशेंट को, कई बार नहीं भी होता, तो पूरा ही वो नेक्रोज हो जाता है। मतलब ये है हमारा पल्प में हमारे ब्लड सप्लाई होती है सारी। टूथ इज ए वाइटल स्ट्रक्चर। नीचे जॉ से सारा ब्लड यहाँ से सप्लाई होती है। नीचे दांत के एपेक्स पे, रूट पे, ये जैसे रूट पोर्शन है और ऊपर क्राउन है, दो पोर्शन होते हैं। नीचे से यहाँ से ब्लड सप्लाई जॉ से जाती है इसके अंदर, एपेक्स से। यहाँ पे एक छेद होता है दोनों अपेक्स पे। तो रूट के अंदर हमारा कैनाल होती है, इसको बोलते हैं रूट कैनाल। सीधी भी होती है और लेटरल कैनाल्स भी होती हैं, जैसे आप साइड में दिख रहा है, ये लेटरल कैनाल्स भी हैं। यहाँ से सप्लाई होती है इधर से ब्लड वेसल्स और नर्व्स की, इसकी वजह से वाइटल होता है। तो स्टार्टिंग में तो जब कैविटी यहाँ तक पहुंची, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ये रेड होगा आपको। लेकिन जब रेड पूरा ही रेड भी खत्म हो जाता है तो पूरा ही येलो हो जाता है, पूरा डेड हो जाता है ये। मतलब इसके अंदर पूरा पस डेवलप हो जाता है। ये पस वाली स्टेज है। ये बिना पस, ये इसमें अपेक्स पे आपको पस नहीं दिखेगा, यहाँ पे अपेक्स पे पस दिखता है। ये धीरे धीरे पस अपेक्स तक पहुंच जाता है, रूट के अपेक्स पे, और इससे फिर ये जॉ बोन को भी गला देता है धीरे धीरे। अगर इसको और नेग्लेक्ट करते जाए तो ये वाला पोर्शन भी और बढ़ता जाता है और एडजेसेंट टूथ में भी पहुंच जाता है ये पार्ट। इसमें ये इन्फ्लेम्ड पल्प बताया है, ये इन्फेक्टेड पल्प है। बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो गया तो पूरा येलो हो गया ये। ये विधि आजकल बहुत फेमस है और हजारों लोग रूट कैनाल प्रोसेस की मदद से अपने खोखले दांतों को ठीक करवा पाए हैं, जबकि पहले इन्हें निकाल दिया जाता था। दांत निकालने का नुकसान ये होता है कि निकले हुए दांतों के खाली हो चुके स्थान पर आसपास के दांत खिसकने लगते हैं। इससे एक तो मुंह का शेप बिगड़ता है, दूसरा खाना चबाने में भी तकलीफ होती है। एक ये भी बताना चाहूंगी, अगर एक दांत भी अगर निकल जाए तो उसको लगवाना जरूर चाहिए, क्योंकि दांतों की शिफ्टिंग हो जाती है। ऐसे दांत पूरे लाइन से लगे होते हैं और ऊपर नीचे भी होते हैं। अगर वो स्पेस मिलेगा तो ऊपर के दांत नीचे बढ़ जाते हैं और नीचे के दांत टिल्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं आपस में, जो जगह मिलती है ना उस गैप में। तो कई बार तो एक दांत निकला हो पेशेंट नहीं आता, फिर और निकलने शुरू होते हैं, फिर वो टाइम ज्यादा हो जाता है तो उसमें लगाने में भी दिक्कत होती है फिर दांतों को। इसलिए एक दांत भी अगर दाढ़ भी कुछ भी निकला हो उसको लगवाना बहुत जरूरी है। तो दांत में प्रत्येक दांत में एक या एक से अधिक कैनाल होती हैं। हर कैनाल में पल्प मौजूद होता है। पल्प के अंदर नाड़ियां, खून की नलिकाएं तथा जोड़ने वाले ऊतक होते हैं। सड़ने के कारण पल्प नष्ट हो जाता है, जिससे असहनीय दर्द होता है। तो सबसे ज्यादा दर्द
जब पल्प तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है तब होता है। डेंटिन तक कुछ नहीं होगा, सेंसिटिविटी होएगी। जब पल्प में पहुंचेगा तब आपको कोल्ड सेंसेशन, हॉट सेंसिटिविटी और दर्द बहुत ज्यादा होता है, फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। सो रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है? सड़े हुए दांत के ऊपरी हिस्से यानी क्राउन से ड्रिल करके कैनाल को खोल लिया जाता है। इसके साथ पूरा पल्प निकाल लिया जाता है। इसके बाद पूरे कैनाल की हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड से सफाई करते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं उससे क्लीनिंग करते हैं। फिर एक मटेरियल होता है, गटा पार्चा बोलते हैं उसको। गटा पार्चा फिलिंग से इसे पूरी तरह भर देते हैं कैनाल को। वो पूरा कैनाल के शेप में ही आते हैं, जैसे कैनाल पूरा लंबाई में है। मैं आई विल शो यू वीडियो लेटर ऑन। इसके बाद सिल्वर फिलिंग और टूथ कलर फिलिंग से दांत को सील कर देते हैं। दांत को मजबूती प्रदान करने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद इस पर कैप और क्राउन लगाना आवश्यक होता है, क्योंकि ये नॉन वाइटल हो गया रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद, तो ये ब्रेक हो सकता है, इतना फोर्स नहीं लेता। वाइटल टीथ फोर्स ले लेता है और इसका टूथ स्ट्रक्चर भी कम हो जाता है ना कैविटी की वजह से, तो टूथ स्ट्रक्चर भी कम है तो उससे ब्रेक हो जाता है। तो इसमें क्राउन लगाना जरूरी हो जाता है, कैप लगाना जिसे कहते हैं। क्राउन नहीं लगाने पर कई बार देखा है दांत टूट जाते हैं। आ, यहाँ पे बताना चाहूंगी, जैसे कि खाली इनेमल में कैविटी है तो उसको तो आप तुरंत आप डॉक्टर के पास को भरवा सकते हैं। जैसे कि आपको पता लगे कि मेरे को थोड़ा सा गड्ढा महसूस हो रहा है, उसके अंदर खाना फंस रहा है, तो इनेमल की फिलिंग और डेंटिन में फिलिंग होके एक सिटिंग में ही फिलिंग हो जाती है। लेकिन अगर पल्प तक इन्फेक्शन पहुंच गया है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वही पल्प तक हो गया तो रूट कैनाल करना पड़ेगा। तो इसमें कई बार तो आजकल तो सिंगल सीटिंग रूट कैनाल भी हो जाता है, और 2-3 सीटिंग में भी रूट कैनाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन। सो इनेमल पर जमा भोजन करता जड़ को खोखला। दांतों की ऊपरी परत इनेमल पर भोजन का अंश चिपका रह जाता है और सही ब्रशिंग ना होने से जमता वे सड़ता जाता है। ध्यान ना देने से संक्रमण दांतों की जड़ों को खोखला कर वे नसों पर दबाव डालकर तेज दर्द का रूप ले लेता है। गोली से भी दर्द नहीं मिटता। जब पल्प तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो टैबलेट्स भी असर नहीं करती। दांतों की बाहरी सतह पर कैविटी से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अंदर की जड़ तक पहुंचने के बाद भयंकर दर्द होता है। जैसे मैं बता चुकी हूँ, इस स्थिति में पेन किलर दवाएं भी दर्द दूर नहीं कर पाती। ठंडा, गर्म, मीठा, खट्टा सब इस दर्द को बढ़ाते हैं जब पल्प तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है। और फिर सूजन भी हो जाती है। इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि जब वो, मैंने बताया था आपको कि जब तक वो एपेक्स तक पहुंचेगा, जड़ की एपेक्स तक पहुंचेगा, तो कई बार उसमें सूजन भी हो जाती है। सूजन किस वजह से होती है? पस की वजह से होती है अंदर, क्योंकि वो दांत का जो कैनाल है वो बहुत पतली होती है, तो ऊपर से पस नहीं निकल पाता। जैसे और जगह बॉडी में तो कहीं पस हुआ तो आप पंचर कर दिया तो पस निकल गया, आराम हो गया। तो इसमें क्या होता है कि कैनाल पतली होने की वजह से ना पस ऊपर नहीं पहुंच पाता, तो कई बार सूजन अंदर जॉ के अंदर आ जाती है, मुंह भी सूज जाता है। बचाव: दोनों टाइम ब्रश कुल्ला करें, सुबह शाम नियमित रूप से ब्रश करें। दांतों पर गंदगी जमने की समस्या से बचाएं। दांतों पर चिपकने वाली मीठी चीजें और भोजन के बाद कुल्ला करें। दवाएं, बिस्किट खाने के बाद भी कुल्ला करें। ये बता चुकी हूँ। दांतों की बाहरी सतह की कैविटी के लिए फिलिंग की जाती है। इन्फेक्शन होने पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें रोग के फैलाव के अनुसार एक या उससे ज्यादा बार सिटिंग दी जाती है। मोलर, प्रीमोलर की कैविटी में इलाज के बाद कैप लगाई जाती है ताकि खाने से दांत को नुकसान ना पहुंचे। हाँ, रूट कैनाल का एक है कि लोग सोचते हैं कि दर्द होता है इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। जब इनेमल में होता है तब आप आराम से फिलिंग करा सकते हैं, कोई भी दर्द नहीं होता। उसके बाद डेंटिन में भी अगर कैविटी हो गई है तो उसमें भी पेन नहीं होता। अब पल्प के अंदर पहुंच गया है तो उसमें भी अगर पूरा नेक्रोज्ड हो गया, उसमें पल्प में उसमें दर्द नहीं होता। लेकिन एनेस्थीसिया देके करते हैं रूट कैनाल, लोकल एनेस्थीसिया सिर्फ वही लगाएंगे, जैसे कि दांत निकालते हैं उस टाइम भी एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं इसको। तो उसको लोकल एनेस्थीसिया देके फिर रूट कैनाल स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद कोई पेन महसूस नहीं होता। रूट कैनाल के बाद कई बार थोड़ा दर्द रह जाता है,
तो उसके लिए हमें आफ्टर रूट कैनाल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं 3 days और 5 days की। ये इस तरह के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये एंडोडोंटिक फाइल्स होती है। तो इससे क्लीनिंग होती है जो हमारे रूट कैनाल से हैं। जैसे ये कैविटी है, इसमें भी ये फाइल्स बोलते हैं इसको, एंडोडोंटिक फाइल्स, इससे क्लीन करते हैं। पहले टाइम में तो हाथ से ही करा करते थे, आजकल तो एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, मतलब रूट कैनाल हमारा मशीन से ही हो जाता है। ये फाइल्स मशीन में लग जाती है इस तरह से, और थोड़ा सा कम स्पीड पे ड्रिल करके क्लीनिंग हो जाती है अंदर कैनाल की पूरी। यही काम पहले हाथ से होता था, रोटरी इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। कुछ स्टेप्स हैं रूट कैनाल के, जैसे इसमें एब्सेस दिखाया है इस डायग्राम में, यहाँ से कैविटी। तो पहले सिंपल जैसे से फिलिंग करते हैं उससे हम एसेस बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी गड्ढा है, बस वहां से एसेस करके कैनाल तक एसेस कर लेते हैं। ये पल्प है हमारा, पल्प से एसेस हो जाएगा यहाँ पे रूट पोर्शन में जो है। फिर ये हमारा फाइल्स हैं, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फिर ये सारा क्लीन करके इस पार्ट को सारा इरिगेशन सॉल्यूशंस होते हैं कुछ, सोडियम हाइपोक्लोराइड वगैरह, सेलाइन, उससे हम क्लीन करते हैं और सारा टिश्यू निकाल देते हैं इसमें से। कई बार एक सीटिंग में हो जाता है, कई बार 3-4 सीटिंग लग जाती है रूट केनाल में। इसको फिर हम फिलिंग मटेरियल से सील कर देते हैं, मतलब जो स्पेस हमारा रूट कैनाल का स्पेस था, इसमें हम गट्टा पार्चा फिलिंग कहते हैं इसको, गट्टा पार्चा फिल कर देते हैं। और उसके बाद हम और हमारे फिलिंग मटेरियल्स हैं उससे फिल कर देते हैं। स्टेप, दांत या आसपास के प्रभावित हिस्से को सुन कर लेते हैं पहले, दांत के क्राउन में ड्रिल से छेद कर, पहले से छेद को चौड़ा कर पल्प तक रास्ता बना लेते हैं। पल्प वाली जगह व ऊपरी खाली स्थान में फिलिंग कर देते हैं फिर, और खाद्य पदार्थ जमने का खतरा कम हो जाता है। इसमें भी स्टेप्स दिखाए हुए हैं। ये एंडोडोंटिक फाइल, इन्फेक्टेड टिश्यू रिमूव, कैनाल्स क्लीन, इन्फेक्टेड टूथ, अंत में दांत पे क्राउन लगा देते हैं, ये कैप लगाया हुआ है। एक्सरे हम पहचान सकते हैं आराम से कि कौन सा एक्सरे रूट कैनाल के पहले का है और कौन सा बाद का है। ये इसमें आपको दिख रहा है, इसमें इनेमल, डेंटिन। इनेमल बिल्कुल ओपेक होता है, ज्यादा वाइट दिखेगा, डेंटिन उससे कम वाइट दिखेगा, और पल्प हमारा ब्लैक दिखेगा, ये पल्प होता है, ब्लैक पोर्शन ये पूरा रूट तक। ये बोन हो गया, ये जॉ बोन। तो ये एक्सरे रूट कैनाल से पहले का है और ये रूट कैनाल के बाद का है, क्योंकि जो कैनाल में भरते हैं ये रेडियो ओपेक मटेरियल होता है, तो इसलिए एक्सरे में रेडियो ओपेक दिखता है। ध्यान रखें, बचाव के तौर पर मीठी व चिपचिपी चीजों को खाने से परहेज करें। हर 3 माह में ब्रश बदलें और दिन में कम से कम 2 बार सही से ब्रश करें। 6 माह में डेंटल चेकअप जरूरी है। कुछ ब्रशिंग टेक्निक है, मैं एक्सप्लेन करूंगी। रूट कैनाल के बाद रिकवरी। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आप कुछ हफ्तों के भीतर ठीक हो जाते हैं। रिकवरी इस बात पर निर्भर करती है कि शुरुआत में आपका इन्फेक्शन कितना था। दांतों तक सीमित संक्रमण 4 से 6 हफ्ता के अंदर ठीक हो जाता है। अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो तो जबड़े की हड्डी में भी फैल गया है तो आमतौर पर इसे पूरी तरह से ठीक होने में कई महीनों का समय लग जाता है। इसमें 6 महीने लग जाते हैं अगर जबड़े तक नीचे तक पहुंच गया है। एक वीडियो है, मैं दिखाती हूँ को रूट कैनाल ट्रीटमेंट की।
आहूजा सर, आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें। Now some caring for children's oral health. Uh, on teething, teething time may cause pain, sore gums, excess drooling, biting and discomfort. जैसे दांत निकलते हैं बच्चे के तो उस टाइम बच्चे को दर्द होता है और थोड़े गम्स पेनफुल हो जाते हैं, तो उसके लिए हम टीथिंग रेमेडीज हैं, टीथिंग रिंग्स दे सकते हैं, मसाज गेम्स विद कूल क्लॉथ और अप्लाई टॉपिकल एनाल्जेसिक्स। मतलब टॉपिकल एनाल्जेसिक्स होते हैं हमारी, एनाल्जेसिक्स मतलब पेन किलर, क्रीम भी आती है वो लगा सकते हैं। मुंह के लिए अलग आते हैं एनाल्जेसिक्स, जैसे हमारे बॉडी के लिए आते हैं ऐसे मुंह के लिए भी आते हैं टॉपिकल एनाल्जेसिक्स, लाइक म्यूकोपेन बोलते हैं। टूथ डीके बचपन में हो जाता है बच्चों के, ये कैविटी हो जाती है, ये क्लीनिंग की ना की वजह से ही होता है। सो इसमें भी पेन होता है बच्चों को। इन्फेक्शन विच कैन स्प्रेड टू द परमानेंट टीथ, अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो बच्चे के दांत हो चाहे बड़े के, उनको बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए एंटी कैविटी टूथपेस्ट है। थम सकिंग हैबिट, इट इज नॉट ए नॉर्मल हैबिट, बच्चों में थम सकिंग हैबिट होती है तो इसको भी ब्रेक करना चाहिए। इसके लिए थम गार्ड लगा सकते हैं कुछ भी हम पर, क्योंकि इससे हमारा दांतों पे भी असर पड़ता है, पूरा परमानेंट टीथ पे, और जॉ पे असर पड़ता है। जॉ आगे आ जाता है मैक्सिला का ऊपर का। अर्ली टूथ लॉस है, पेव्स द वे फॉर ए क्राउडेड माउथ, तो अर्ली टूथ लॉस नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्पेस मेंटेनर देते हैं ताकि वही दांतों की शिफ्टिंग ना हो। सम ओरल हाइजीन मेजर्स हैं। डेंटल फ्लॉस, एक फ्लॉस होता है धागा टाइप का। ब्रश के अलावा हम इसको इससे भी क्लीन कर सकते हैं, इससे होता है हमारा इंटरडेंटल क्लीनिंग। दांतों के बीच की जो जगह है उससे क्लीन करने का होता है। दोनों फिंगर्स पे लगा के उसमें से निकाल लो थोड़ा सा, इसमें ब्लेड होता है यहाँ से निकल जाता है। दोनों फिंगर्स पे धागे की तरह इसको लपेट के और हम इंटरडेंटल ब्रशिंग करते हैं इस तरह से। ये मोलर में, प्री मोलर में किया हुआ है। ये कई कंपनी की आती हैं, स्टीम की, ओरल बी की, कॉलगेट की, इसमें क्योंकि हमारी जो इंटरडेंटल जगह है ये ब्रश से नहीं साफ आती हो पाती ना, दो दांत के जो बीच की जगह है ये ब्रशिंग मेथड्स हैं। ब्रश को हमेशा 45 एंगल पे रखना है, और दांत जैसे पहले लोअर जॉ को करें, फिर अपर जॉ को करें, और लोअर जॉ को भी 3 भाग में डिवाइड करें, पोस्टीरियर, एंटीरियर और फिर पोस्टीरियर। और इसकी भी 3 सरफेसेस, बाहर वाली, अंदर वाली और ऊपर वाली। तो इस तरह से 3 बार, मतलब नीचे का जबाड़े को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, फिर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ करेंगे पहले, यहाँ ब्रश करेंगे, फिर ये करेंगे। ऐसे फिर एंटीरियर में भी आगे का और इधर का, पीछे का, ऐसे इधर वाला सेगमेंट, तो सेगमेंट में डिवाइड करके ब्रशिंग की जाती है। और 45 एंगल पे रखना है ब्रश को।
ऐसे अपर जॉ को भी ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करके करना है। टू सेंसिटिविटी के कुछ कॉजेज हैं। इरोजन होता है, जैसे यहाँ पूरा सरफेस इरोड हो गया, इनेमल हट गया बाहर से, तो यहाँ सेंसिटिविटी होएगी। और यही फिर आपका इरोजन पल्प तक पहुंच जाता है, इसलिए पेन होता है। तो रूट कैनाल क्यों कराना पड़ता है? एक तो कैविटी की वजह से, इरोजन की वजह से भी हो जाता है। अगर इसको भी नेग्लेक्ट करें, इसमें भी फिलिंग कर सकते हैं। अगर इरोड भी हो गया, इसमें भी फिलिंग करके रूट कैनाल की नौबत नहीं आएगी। फिर एब्रेजन में हम हार्ड ब्रश यूज करते हैं तो एब्रेजन हो जाता है दांतों के और मसूड़े के जो जगह है ऊपर, यहाँ से दांत कट जाते हैं, यहाँ पे भी सेंसिटिविटी हो जाती है। और एट्रीशन, दांत घिस गए हैं, जैसे अपने दांत, कोई भी एक दांत निकली हुई है उसको नहीं लगवाया है तो एट्रीशन हो जाता है। जैसे जैसे दांत निकलते जाएंगे तो एट्रीशन होता जाता है दांतों का, इससे भी हमारे दांत घिस जाते हैं और फिर रूट कैनाल की जरूरत पड़ती है। सम ओरल केयर ट्रिप्स हैं। वही ब्रश करना है, एक बार सुबह को और एक बार रात को सोने से पहले, सब कुछ खाने के बाद। रात का ब्रश बहुत जरूरी है। जनरली लोग सुबह ही करते हैं, रात का बहुत जरूरी है। रात में जिसने ब्रश नहीं किया तो दांत खराब होने ही है। टूथब्रश, टूथब्रश भी देख लेना चाहिए, अगर उसके ब्रिसल्स हमारे टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, वैसे तो एवरी 3 मंथ्स में बदल लेना चाहिए, उस टाइम हो ही जाते हैं इधर टेढ़े मेढ़े। तो ये ब्रिसल्स जो है सीधे ना होके बाहर स्प्रेड हो गए हैं, तो हमें टूथब्रश डेफिनेटली चेंज कर लेना चाहिए। ये फ्लॉस है, मैंने बताया था। डाइट में लिमिट एसिडिक सुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स। रिंजिंग में माउथ वॉश भी अवेलेबल होते हैं, तो ब्रश करने के बाद रात को माउथ वॉश करके भी सो सकते हैं। डायरेक्ट माउथ वॉश किया और बस पानी से कुल्ला नहीं किया, फिर बस सिर्फ माउथ वॉश से किया। माउथ वॉश में थोड़ा, अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं एक ढक्कन, और नहीं तो पानी से भी कर सकते, पानी मिला के भी कर सकते हैं। एक ढक्कन पानी और एक ढक्कन पानी मिला के रात को, जैसे ब्रश करने के बाद इससे कुल्ला, इससे मुंह में घुमा के और फिर आप सो सकते हैं। तो इससे बैक्टीरिया वगैरह का अटैक थोड़ा कम होगा मुंह के अंदर। चेकअप इज कंपल्सरी फॉर एवरी 6 months. Thank you very much. Now it's finish. कोई क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं? मेरा एक प्रश्न था। हाँ जी सर। ये दांत जो है, आगे के दांत जो होते हैं, ये किरकन क्यों लगते हैं? मतलब थोड़े 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 बारीक बारीक झड़न लगते हैं कभी कभी। नहीं, क्या आपके सारे दांत हैं वैसे मुंह के अंदर? नहीं, सारे दांत हैं। एक दांत आगे, आगे के जो दांत होते हैं ऊपर के, वो हाँ जो है जी। किरकन लगा है दांत। नहीं, वो थोड़े कट रहे होंगे ना, इनेमल चिप ऑफ हो रहा होगा उसमें से। किरकल मतलब इनेमल हाँ, निकल मतलब रहा है क्या? झड़ झड़ के निकलने लगा वो। जैसे आ, मतलब टूट टूट के, जैसे हल्का हल्का बिल्कुल, जो कि मतलब थोड़े दिन बाद होगा, इसके लिए दिखने कैल्शियम, लगा। कैल्शियम हम्म। विटामिन डी ले सकते हैं इस उम्र में। क्या उम्र के हिसाब से ना दांत घिसने भी शुरू हो जाते हैं एक्चुअली, हाँ, एज के बाद उम्र से। करीब हाँ, एज के हिसाब से 35 साल एट्रीशन उम्र है। स्टार्ट होता है। तो एक तो ब्रश देख के यूज करें, हार्ड ब्रश ना यूज करें, अच्छा अच्छा। और विटामिन डी कैल्शियम वगैरह ले लें। और और कोई ये ठीक नहीं, हो डॉक्टर साहब, ये जाते हैं। प्रेजेंटेशन क्लोज कर सकते हैं जिससे कि नॉर्मल व्यू है। डॉक्टर, ये छोटे बच्चे के लिए अलग से डॉक्टर होते हैं क्या? 3 साल का बच्चा, क्योंकि मैं उसकी हल्की हल्की सी कैविटी सी मुझे लगी थी, तो मैं इसके पास उनको ले गया। ही वाज ही इज एमडीएस। तो उन्होंने कहा नहीं हाँ, नहीं, कुछ छोटे बच्चों के डॉक्टर को दिखाओ। तो वो कैसे होते ये हैं? नहीं होते हैं, मैं बताती हूँ। इसमें बीडीएस होता है, हमारे जो नॉर्मल सब सारे बीडीएस तो सब करते हैं। उसके बाद एमडीएस होता है, स्पेशलाइजेशन।
जैसे एमबीबीएस के बाद एमडी और ये सब होता है ना, तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी ब्रांचेस हैं। जैसे मेरा प्रोस्थोडोंटिक्स का फील्ड है, मैं आर्टिफिशियल टीथ की स्पेशलिस्ट हूँ। और जैसे इसके लिए पीरियोडोंटिस्ट होते हैं, वैसे पीरियोडोंटिस्ट ब्रांचेस होती हैं इसमें अलग अलग। जी। दिखा सकते हैं, हाँ पीरियोडोंटिस्ट को दिखा सकते हैं, वो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं। वो मिलते भी तो वो कम होते हैं मेरे ख्याल से। अब वो आपको ना डिग्री थोड़ा देखना पड़ेगा, एमडीएस के आगे वो लिखा होगा कि उनका पीरियोडोंटिस्ट है या क्या है, क्योंकि इसमें भी 9 ब्रांचेस हैं एक्चुअली। हमारे डेंटिस्ट्री में 9 ब्रांचेस हैं। एक ऑर्थोडोंटिस्ट है, जिसको दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं वो ठीक कराते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट से। और पीरियोडोंटिस्ट बच्चों के लिए होता है। प्रोस्थोडोंटिस्ट हमारे आर्टिफिशियल टीथ के लिए होता है। कैप कैप के लिए, डेंचर के लिए, जितना भी आर्टिफिशियल टीथ है उसके लिए होता है। ओरल सर्जरी हमारा इम्पैक्टेड टीथ के लिए होता है। जैसे कि हमारी अक्कल दाढ़ निकलती है, तो वो नॉर्मल डेंटिस्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना उनको निकालने में, तो एक्सपर्ट से निकलवाएंगे तो बेटर है। वो ओरल सर्जरी ब्रांच होती है, ओरल सर्जरी। और जितने भी ट्रॉमा के केसेस होते हैं, फ्रैक्चर के केसेस होते हैं, वो ओरल सर्जरी ब्रांच के अंदर आते हैं। ऐसी पेरियोडोंटिक्स होती है गम सर्जरी के लिए, पेरियोडोंटिक्स। तो ये ब्रांचेस हैं, 9 ब्रांचेस। 6 क्लिनिकल हैं हमारे यहाँ, 3 नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं। तो 6 क्लिनिकल ब्रांचेस के बारे में थोड़ा पता हो तो फिर आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे, तो एमडीएस के आगे ना लिखा होता है ब्रैकेट के अंदर। थैंक यू, थैंक यू। जी आहूजा सर कुछ कहना चाह रहे हैं। आहूजा सर अपना प्रश्न पूछे जी प्लीज। जी प्रणाम। बड़ा अच्छा लगा, और आपने जो अरेंजमेंट किया है डॉक्टर साहब ने बहुत सरल तरीके से समझाया है। मैं सिर्फ एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि एज फैक्टर तो होता है, मसूड़े और दांतों के बीच में जब स्लिट बन जाते हैं, जगह बन जाती है, उसको कैसे फिल किया जाए? वो तो बाकी तो दांत ठीक है, लेकिन स्लिट बनी हुई है, वहाँ ठंडा गर्म भी कभी कभी लगता है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर रेडी की टूथपेस्ट यूज कर लेते हैं तो उससे ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई इसका परमानेंट इलाज है? और डॉक्टर साहब ने एक बात और बताई कि एक भी परमानेंट अगर दांत निकलता है तो वो दूसरे दांतों को भी खराब करता है, तो दांत लगवा लेना चाहिए। तो मैं तो समझता नहीं हूँ कि अगर लास्ट वाला मोलर अकल दांत निकलवा दी गई है तो उसके बाद उसको लगवाना जरूरी है। डॉक्टर तो सब नहीं, मना कर देते हैं। नहीं जी मैं बताती हूँ। अक्कलदाढ़ तो जनरली नहीं लगाते हैं आर्टिफिशियल टीथ में। उसमें डिपेंड करता है कि अगर आपके ऊपर का दांत प्रेजेंट है, नीचे का निकला है, ऊपर का प्रेजेंट है, तो ऊपर का दांत तो उसका कोई यूज ही नहीं है जब तक वो नीचे पे नहीं बैठेगा। जी ठीक है, तो उसके हिसाब से लगाना पड़ता है। वैसे अक्कलदाढ़ हम डेंचर में भी नहीं लगाते, डेंचर में भी 28 दांत देते हैं। ठीक तो है। डिपेंड करता है कि अगर ऊपर का दांत है तो ऊपर का दांत भी नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो वो उसकी स्पेस हो जाएगा बराबर के दांत से, फिर वहां खाना फंसेगा तो वो बराबर वाले दांत को खराब करेगा और उसको भी खराब करेगा। ये रीजन जी होता है जी दांत लगवाने का, क्योंकि वो दांत शिफ्ट हो जाता है नीचे, जैसे जहां जगह जी मिलती है वहां शिफ्ट हो जाता है। तो जी। डिपेंड करता है कि अगर ऊपर का दांत है तो वो भी यूजलेस है ना, फिर तो फिर लगवाना पड़ेगा। ठीक है, और स्लिट के बारे में बताइए, जो स्लिट बन इसलिए जाती हैं। हाँ, वो ना मसूड़ों की प्रॉब्लम की वजह से बनती हैं। वो आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान देना पड़ता है कि क्योंकि शुरू में क्या होता है कि हम लोग सफाई नहीं रखते। जैसे कि थोड़ा बहुत खून आ रहा है या मसूड़े फूल रहे हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। हम ऐसे ही कर लेते हैं, कभी छोटी छोटी चीजों से, कभी हल्दी वो कर लिया, ये कर लिया ना, मतलब वो गंदगी तो अंदर हमारे मसूड़ों के अंदर है ना। वो गंदगी हम तो डॉक्टर ही निकालेगा। वो हार्ड हो जाता है, वो ब्रश से नहीं निकलता। इसे बोलते कैलकुलस। काला काला ठीक। दांतों पे जमा दिखता है ना आपको, वो उसे बोलते नहीं, काला कैलकुलस। वो काला ब्रश से नहीं नहीं है निकलता, वो। ओनली प्लाक निकलता है। नहीं, वो क्या होता जी है कि जी मसूड़े शुरू में ही या स्टार्टिंग में ही थोड़े वो स्लिट अपने आप हो गई होगी, क्योंकि वो जगह कैलकुलस ले लेता है। वो जगह कैलकुलस की वजह से स्लिट आती है दांतों में। वैसे डॉक्टर के पास गया था, वो 10x लिख के दे दिया उन्होंने, उसकी मैं मसाज कर रहा था, उससे ठीक तो हो जाता है। लेकिन वो हम्म। 10x जो एक लिक्विड है, मतलब थोड़ा जेल हाँ, टाइप है, उसकी वो गम मसाज के लिए। करके। हाँ, जी वो जी, गम के गम लिए के लिए। एस्ट्रिंजेंट ही है, वो गम के लिए दिया है वो। जी जी। गम के लिए। वो एक्चुअली बहुत अच्छा। परमानेंट है ना, अगर एक बार स्लिट आ गई तो वो परमानेंट है। ओहो। हाँ जी जी। जी जी। तो वो स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना पड़ता है। ठीक। डॉक्टर देखिए अगर आपने पूछ लिया।
हाँ डॉक्टर। बोलिए, म्यूट हो गए आप। डॉक्टर, अगर 60 की उम्र में मसूड़े मजबूत है तो ही परमानेंट टीथ बिठा सकते हैं ना? परमानेंट टीथ मतलब दांत बिल्कुल नहीं है जिसके, हाँ मतलब हाँ पूरे दांत नहीं है हाँ मुंह के अंदर। हाँ हाँ। नहीं नहीं, जब ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उसकी स्पेशलिस्ट हूँ, मैं तो कैसे भी बिठा देती हूँ दांतों को। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मैंने एक बार, ऑर्थोडोंटिस्ट। मुझे टीथ थे, मैंने वो क्या है बोलते, थोड़ा ब्रिज बना के दिया था। तो मैं उनसे हम्म। पूछा कि परमानेंट टीथ बिठा सकते हैं क्या? तो नहीं अच्छा मैडम, परमानेंट। आपके। हाँ अच्छा परमानेंट। परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ मतलब आपके कुछ दांत निकले हैं कुछ नहीं है, सारे नहीं I निकले ना think इसका he is मतलब मैं। talking about हाँ। implant, doctor. हम्म, हाँ वो ब्रिज इम्प्लांट। जो है वो निकाल हम्म दीजिए और हम्म। परमानेंट टीथ बिठाइए। तो वो बोल रहे आपके मसूड़े मजबूत होना है, नहीं तो वो परमानेंट टीथ हम नहीं बिठा सकते। वो डिपेंड करता है हड्डी की क्वांटिटी कितनी है, जॉ की क्वांटिटी कितनी है, जॉ में कितनी बोन बची है। बट अच्छा, इसमें भी हाँ हाँ आजकल आजकल बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। फुल माउथ भी हो हाँ जाता है पूरा फिक्स्ड। हाँ उसको हाँ कॉर्टिको बेसल इम्प्लांट्स कहते हैं, कॉर्टिको बेसल इम्प्लांट्स। हाँ 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 वैसे। वो पूरा और माउथ हो अगर जाता है। नहीं हम्म। वो उसमें क्या होता है कि अगर बोन कम है तो साइनस आ जाता है ना ऊपर, तो इसकी वजह हाँ से, हाँ लेकिन हाँ साइनस को भी हम बाईपास कर देते हैं आजकल वो कॉर्टिको बेसल इम्प्लांट से। हाँ हाँ। हो मतलब जाता है। ये हड्डी, ये मजबूत नहीं तो भी कर कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। बोन अच्छा अच्छा। देखना आप पड़ेगा कहाँ बोन रहते हैं कितनी डॉक्टर, बची। आप कहाँ रहते हैं? इधर सेक्टर 7 रोहिणी में है, अयोध्या चौक हाँ, पे क्लिनिक। हाँ जी। अयोध्या में, हाँ। हाँ जी अयोध्या चौक के पास, अयोध्या चौक अच्छा के अच्छा। पास। अच्छा अच्छा। सेक्टर 7 रोहिणी, रोहिणी में। डॉक्टर साथ, हाँ हाँ, थैंक यू। और अगर डेंचर है तो डेंचर कितने साल में चेंज करना चाहिए? डेंचर वैसे जनरली डेंचर की लाइफ 5 साल होती है, 5 साल बाद चेंज करवा लेना चाहिए। वो हाँ डिपेंड अच्छा अच्छा। करता है कि डॉक्टर देख के बताएगा कि जरूरत है कि नहीं है। अच्छा अच्छा। वैसे पांच थैंक यू। साल 5 साल। थैंक यू मेरे, मुझे वो परमानेंट टीथ का एक ये मिल गया आपसे। थैंक हाँ यू वेरी जी। मच। ओके। वेलकम। ये हंसराज मित्तल जी कुछ पूछना चाहते हैं। हंसराज मित्तल जी। जी ओम सभी को। जी। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी, अभी ना कुछ टाइम से दांत तो मेरे ठीक है, लेकिन जैसे मैं अगर ऐसे खोल के देखूं मुंह को, तो मसूड़े और दांत के सामने की तरफ मसूड़ा थोड़ा नीचे खिसक गया है, ऐसा ऊपर भी एक दांत में हुआ है और नीचे भी, मतलब क्या मेरे मसूड़े दांतों को छोड़ रहे हैं, ऐसा है? आपने सफाई कब कराई थी? सफाई करवाते हैं डेंटिस्ट के पास जाके? नहीं, दांत मेरे ठीक है, मैं ब्रशिंग अच्छे करती हूँ डेंटिस्ट के पास, जैसे अभी मैं पीछे भी गई थी, फिलिंग कराई थी एक दांत में, तो दांत ठीक है। अच्छा नहीं वो हो सकता है मसूड़े छोड़ रहे हो, क्योंकि अंदर कई बार जमा होता है ना उसमें। क्लीनिंग करा लेना चाहिए, क्लीनिंग साल में एक बार तो लेकिन करा ही लेनी चाहिए। हाँ जी। क्लीनिंग अभी मैंने मतलब 1 मंथ पहले ही वो कराई है, फिलिंग कराई है एक दांत में, तो डॉक्टर ने मुझे ऐसा रिकमेंड नहीं किया, उन्होंने बोला दांत तो ठीक है आपकी, ब्रशिंग ठीक है, उसको उन्होंने कंसीडर भी नहीं किया। यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो मसूड़ा हल्का सा, मसूड़े और दांत के बीच में ना मुझे कुछ गैप सा हम्म। नजर आ रहा है। हाँ तो आपका थोड़ा रूट एक्सपोज हो रही होगी ना, क्राउन होता है नीचे रूट होता है, तो गम अगर नीचे चला जाए तो रूट एक्सपोज हो जाती है। तो देखने से ही पता लगेगा ना बाकी फिर। अच्छा, तो मैं एक बार डॉक्टर को दिखा लेती हूँ फिर। हाँ जी हाँ जी। वैसे तो मैंने ये काफी टाइम से मुझे दिख रहा है, पर डॉक्टर्स ने इसको कुछ मतलब वो कुछ किया नहीं कि ये कुछ है। एक बार मैंने मतलब मेरी फैमिली में ही है, उनको बोला था, तो उन्होंने यहाँ पे हल्की सी फिलिंग लगा दी थी, लेकिन वो नहीं, बिल्कुल सामने तो वो हट गई। हाँ वो जितना रिसेशन हो गया ना गम का, वो थोड़ा सा दोबारा नहीं सही होता। जैसे कुछ परमानेंट चीजें हैं ना, जैसे कि दांतों के इस बीच में स्पेस होना, या दांत इनेमल का लॉस होना, तो वो फिलिंग वगैरह से होता है। लेकिन गम्स वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो एक बार परमानेंट हो गया, गम्स नीचे आ गया, तो उसका थोड़ा एक्सपर्ट से ही दिखाना पड़ता है। वो जो पेरियोडोंटिस्ट मैंने बताया आपको, उसको दिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो कोई तरीका है जिससे कि ये बाकी ना हो जाए? इसके लिए यही क्लीनिंग का ही है, क्लीनिंग का ही है ना, साल में एक बार आप क्लीनिंग जरूर कराते रहें। और नाइट ब्रशिंग क्योंकि जरूरी है, नाइट ब्रशिंग, नाइट ब्रशिंग। नाइट में तो मैं बचपन से कर रही हूँ डॉक्टर साहब, कभी ऐसा मैंने स्किप नहीं किया उसे। ब्रश कौन सा यूज कर रहे हैं आप? ब्रश हार्ड ना हो, नहीं, सॉफ्ट लें। हार्ड है, ब्रश ठीक है मेरा। सॉफ्ट ब्रश लें फिर ना। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, मैं फिर एक बार दिखा लूंगी डॉक्टर को, ठीक है डॉक्टर हाँ साहब। जी। डॉक्टर विजय आनंद जी पूछ लीजिए।
दो प्रश्न मुझे पूछने हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। एक तो ब्रश करना बेहतर है या उंगली से मंजन करना बेहतर है? दूसरा, नहीं, प्रातःकाल किसी को दांतों से खून आता है प्रातःकाल, उसको क्या बताना है? दो प्रश्न है, बताइए। हाँ, एक तो नाइट ब्रशिंग जरूरी है। ब्रश से खून आता है तो इसका मतलब उसके गम्स में प्रॉब्लम है। पहली बात तो गम्स में प्रॉब्लम की वजह से ही खून आता है। खून बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जब मसूड़े हेल्दी होते हैं तो खून बिल्कुल नहीं आता। तो उसके मसूड़े में प्रॉब्लम है, उसको क्लीनिंग करानी पड़ेगी। और 2 टाइम ब्रशिंग। और क्या पूछा था आपने? हाँ, अच्छा, हाँ, ब्रश करना जरूरी है। उंगलियों से नहीं करना चाहिए, उंगली से क्लीनिंग नहीं होती। और मंजन भी यूज नहीं करना चाहिए, पेस्ट यूज करना चाहिए। क्योंकि मंजन से हमारा दांत घिस जाता है, इनामल घिस जाता है। हार्ड होते हैं ना वो, एब्रेसिव ज्यादा होते हैं उसके अंदर। उंगली से नहीं करना चाहिए ब्रश, ऑलवेज यूज ब्रश। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, थैंक। ये अनूप शर्मा जी के यहाँ से, हाँ, आप कुछ बोलना रीना जी चाहते कुछ हैं? पूछना चाह रही आप थी। अनम्यूट कर लें अपने आप को पहले। हाँ, हाँ बोलिए। डॉक्टर, ये मेरे सामने का जो दांत है उसमें थोड़ा ब्लैकनेस, ये थोड़ा ब्लैक सा हो रहा है। ब्लैक हो रहा है तो इसके अंदर जरूर कैविटी होगी, या कभी चोट लगी होगी। 2 कारण होते हैं, या तो कैविटी होती है अंदर, या फिर कभी चोट लगी हो बचपन में, हाँ, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमें पता नहीं होता, तो वो ब्लैक हो जाता है, अंदर डेड हो रहा होगा ना, हो सकता है अंदर दांत। थोड़ा मतलब साइड से काला काला होता जा रहा है, मतलब पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा आधा काला हो गया है। हाँ, वो तो कैविटी होती है, उसको एक आप बार वो भरवा बच्ची का लें। सर गया था। हाँ, वो चोट लगी होगी अच्छा ना अच्छा। कभी, तो उसको एक्सरे लेके उसको देखना पड़ेगा, हाँ। उसमें कभी रूट कैनाल कराया है आपने, नहीं कराया, तो उसका रूट कैनाल करना करना पड़ेगा, और उसके बाद वो सही हो जाता है। ब्लैक कलर के ऊपर भी कैप लग जाती है, उसके बाद रूट कैनाल करने के बाद होगा। उसमें ना, उसमें दर्द वगैरह कुछ नहीं होता, बस वो थोड़ा सा हाँ, मैंने अभी दो बताया चार था दिन ना, से काला काला सा दिख रहा है। कई बार पेशेंटों को दर्द नहीं होता, लेकिन ये तो पता है ना कि ब्लैक हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है, ये तो जरूर दिखाना चाहिए ना। दर्द, अब जब तक ठीक। दर्द हो तभी जाएं डॉक्टर के पास, वो नहीं करना चाहिए। कई बार रूट जी जी कैनाल की इतनी ठीक। नौबत आती है कि मतलब दर्द होता ही नहीं है, लेकिन वो खराब हुआ होता है हम्म। दांत। कई बार दर्द नहीं ठीक होता है। है पेशेंट। ओके। धन्यवाद। जी, अगर और किसी का प्रश्न हो तो करें, अब इसी के साथ हम। डॉक्टर, जैसे अभी अनूप जी ने भी जी पूछा हाँ। था, अगर दांत घिस रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और सेकेंडली, इनेमल, और इनेमल खराब हो जाता है, खराब होने लगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, जितना घिस गया है वो तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि इतना हार्ड सब्सटेंस हमने गला दिया, बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है ना, तो वो तो उसको फिलिंग करके रिपेयर हो सकता है। मतलब जितना लॉस हो गया वो तो हो गया, लेकिन उसको फिलिंग करके सही कर सकते हैं, उसको फिलिंग हो जाती है उसके ऊपर ना। हाँ जी। और इनेमल जो खराब हो रहा है, इनेमल। नहीं, इनेमल वो घिस गया ना, इनेमल घिस गया है, उसको फिलिंग कर देते हैं। जितना नहीं, इनेमल घिस गया उतनी फिलिंग हो जाती है। दांतों की व्हाइटनेस खराब हो रही है। नहीं, वाइटनेस तो नेचुरल कलर है दांतों का, वाइटनेस तो नहीं खराब होगी उसमें। दांत या तो एट्रीशन हो गया होगा। 3 चीजें मैंने बताई थी ना, दांत की ऊपर की लेयर घिस गई, उसको इरोजन कहा। फिर दांत के मसूड़े के पास घिस गया तो इसको एब्रेजन बोला, और दांत पूरे घिस गया उसको एट्रीशन बोला। तो वो एट्रीशन की वजह से दांत का कलर हुआ, क्योंकि आपका इनेमल हट गया ना, इसलिए एज के हिसाब से दांत घिस भी जाते हैं ना। या फिर कोई हैबिट हो, दांत कटकटाना, जैसे ब्रक्सिज्म बोलते हैं इसको, तो उसके लिए नाइट गार्ड वगैरह बनता है, डॉक्टर बनाते हैं उसको, और फिर वो लगाने से एट्रीशन कम हो जाता है। प्रिवेंशन। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और पूछना था कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है इनका, रूट कैनाल और कैप, इसका स्टैंडर्ड रेट क्या होता है डॉक्टर मैडम? क्योंकि लोग इतना हाँ, वेरिएशन रहता है, कहीं कोई 5,000 बोलता है तो कोई हाँ, 10,000 हाँ, बोल नहीं, देता है, डिपेंडिंग 15,000। ऑन द एक्सपीरियंस है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर। कई लोग कम भी लेते हैं, कई बार ज्यादा भी लेते हैं। मतलब नॉर्मली जो अच्छा डॉक्टर होगा वो 4,000 से 6,000 तक होता है, सिर्फ रूट कैनाल का। कैप का अलग होता है, क्योंकि कैप में भी बहुत सारी वैरायटी आती है। कैप की तो मैं खुद ही स्पेशलिस्ट हूँ वैसे। तो कैप में मेटल होता है, एक पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल होता है, पोर्सलिन विद मेटल, और एक होता है ऑल सेरामिक। जो नया मटेरियल है ना, उसमें बिल्कुल नेचुरल लुक आती है। ऑल सेरामिक का रेट ज्यादा होता है, मेटल सेरामिक का उससे कम होता है।
और मेटल का तो आजकल कोई लगवाता ही नहीं है, लेकिन कई बार जरूरत पड़ती है तो मेटल भी लगाना पड़ता है। दांत की हाइट के हिसाब से देखना पड़ता है। और इस पे सीटिंग कितनी होती है कम से कम? मैंने बताया था एक सीटिंग में भी हो जाता है आजकल तो। एक अच्छा। सीटिंग में भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन। 2-3 सीटिंग के बाद भी फिलिंग हो जाती है। हम लोग एक सीटिंग में भी कर रहे हैं क्लिनिक पे। थैंक यू। किसी को कोई और क्वेश्चन है? जी डॉक्टर, एक प्रश्न मेरा भी था कि आपने जैसे फ्लॉस बताया, तो वो थ्रेड वाला फ्लॉस बेटर है या वाटर फ्लॉसर जो औरा क्योरा आता है वो बेटर है? विच वन इज बेटर? आ, आपको कौन सा अच्छा लगता है? मुझे आपके तो पास अभी वाटर फ्लॉसर से भी कंफर्टेबल हो गया है, बिकॉज मैं उसे यूज अच्छा, करती हूँ, लेकिन थ्रेड वाला मैंने यूज नहीं किया है अभी तक। नहीं थ्रेड दैट्स वाला व्हाई आई भी एम बेटर है। आस्किंग। एक्चुअली नहीं थ्रेड थ्रेड वाले वाला। से मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा ना अंदर से डर लगता है, तो वो यूज ही नहीं किया अभी तक, लेकिन वो अच्छा अच्छा। मुझे वाटर फ्लॉसर बेटर लगा अभी तक। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि कौन सा ज्यादा बेहतर है दोनों में से। वैसे तो दोनों सही है। दोनों सही है। दोनों ठीक है, इसलिए तो क्लीनिंग का काम है ना, क्लीनिंग रखना है। हाँ जी, लेकिन वाटर फ्लॉसर से भी क्लीनिंग होती है ना, हाँ क्योंकि हाँ उसका हाँ प्रेशर जी रहता है हाँ इसमें। जी हाँ जी। थैंक यू। और डॉक्टर, मसूड़े मजबूत बनाने के लिए उसके लिए कुछ मालिश करनी चाहिए या पेस्ट वगैरह कुछ होती है? हाँ मसाज कर सकते हैं। आपके बिल्कुल दांत नहीं है क्या एक भी? नहीं है, वो ब्रिज बिठाया हुआ है। वो एक इधर का एक उधर का लेके, मगर वो अभी मजबूत अच्छा नहीं है। वो अच्छा। उन्होंने रूट कैनल नहीं किया है, पहले जो डॉक्टर ने जो किया है वो बोले हम्म। उन्होंने रूट कैनल करना था, विदाउट रूट कैनल ब्रिज बिठाए तो वो ये कंफर्टेबल नहीं होगा, ये बार बार ये होगा, नहीं ऐसा इसीलिए। नहीं है। ब्रिज रूट केनाल के बाद भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं, उसमें ऐसा हाँ हाँ कुछ हाँ, नहीं। उसमें ऐसी ऐसा कोई नहीं है प्रॉब्लम ना? नहीं है, हाँ डिपेंडिंग है कि आपका ब्रो ब्रिज कैसा लगा है। हाँ उसकी हाँ। क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि तो उसकी भी शेप और डिपेंड करता है। हाँ हाँ, तो बार बार तो एक बार ब्रशिंग टू क्लीन थाउजेंड रखें। 5 साल। हाँ पाँच मसूड़े साल के मजबूत बाद दो। करने के लिए हाँ। क्लीनिंग क्लीनिंग जरूरी है। वही नाइट अच्छा ब्रशिंग, अच्छा। क्लीनिंग, माउथ वॉश, ये सब कर हाँ सकते अच्छा। अच्छा अच्छा। थैंक यू। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब योग की भी में भी बहुत रुचि लेती हैं, योग भी नियमित रूप से हैं। करती हैं। इसके बारे में भी डॉक्टर साहब आप क्यों, आप का योग में जो आपका अनुभव है, अगर आप हाँ साझा जी करना चाहें 2-4 मिनट तो अच्छा लगे। हाँ जी करती हूँ। मेरे को भी एक्चुअली थोड़ा बहुत पेन वगैरह थे, तो मैं हर बार, आप हर जगह दर्द है, इधर दर्द है, इधर दर्द है। घर में डॉक्टर भी है मेरे, एमडी मेडिसिन भी है, फिर सर्जन भी हैं घर में फैमिली में। तो बस बार बार उनके पास जाना पड़ता था कि कभी खांसी हो रही है, कभी गला खराब हो रहा है। मतलब ये सब थोड़ा सा रहता था मुझे ना प्रॉब्लम्स। तो बस फिर मैं इसी वजह से मेरे को लगा कि मैं बार बार किससे दवाई बार बार पूछती रहूंगी, और दवाई तो कोई यूज ही नहीं है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे योगा करना चाहिए अपना। वेट मैनेजमेंट भी इससे अच्छा होता है। तो आप जिम ज्वाइन करते हो, कुछ वो करते हो, तो इससे अच्छा मुझे लगा कि जिम में तो आपको आप खुद ही सीख लो इससे अच्छा योग। तो फिर मैंने योग क्लास से जुड़ी मैं, जिससे हमारे रोहिणी में ही एक स्टार्ट हुई क्लास। तो जस्ट मैं पहले वॉक ही करती थी, तो इससे पहले जिम भी मैंने ज्वाइन किया था। पर वो जिम भी रेगुलर नहीं होता था, कभी इधर होती थी कभी पंजाब होती थी। तो फिर जिम से भी अच्छा मुझे यही लगा कि जिम छोड़ दो तो फिर से आप मोटे हो जाते हो, लेकिन इसमें वेट मैनेजमेंट और बाकी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी और जो आपकी इम्यूनिटी सब बढ़ता है इसमें। तो मैंने महसूस किया, तो क्लास बिल्कुल मेरे सामने स्टार्ट हुई है रोहिणी में। मैं जस्ट वॉक करती थी, तो मैं सोचती थी कि यहाँ पे एक योग क्लास लगे। तो वो योग क्लास स्टार्ट हो गई और वो अभी तक चल रही है। तो मैं आज दिल्ली में होती तो मैं जरूर पार्क में ही योगा करती हूँ। क्लास एक भी नहीं छोड़ती योगा की। मुझे काफी फायदा हुआ है सर्वाइकल में, सर्वाइकल भी था जैसे, और जैसे गला बार बार खराब होना, बार बार एंटीबायोटिक लेना, मतलब एवरी मंथ आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, बार बार गला खराब हो रहा है, तो वो सब चीजों में मुझे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पेन्स में, सारे तरह के पेन्स में। मेरे को लगता है हाँ, योगा तो एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत धन्यवाद। दीप जी अभी दिखाई नहीं दे रहे, दीप जी। थैंक यू जी दीप। मैडम, बहुत
अच्छा, मतलब आपने नॉलेज दिया धातु के बारे में, क्योंकि जनरली हम लोग इतने वो नहीं रहते हैं। मैं भी बनारस गया था, तो वहाँ पे सर मैं क्या देख रहा था कि हर कॉर्नर पर पान की दुकान है, और हर कॉर्नर पर एक डेंटिस्ट भी बैठा हुआ है। पान खाना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, पान और ये सब ना तो सारी हैबिट्स तो सारी हाँ, खराब ही तो हैं। मैं वही देख रहा था कि वहाँ पर पान की दुकान और डेंटिस्ट दोनों का जबरदस्त बिजनेस चल रहा था। खैर। सबसे दीप जी, पहले तो शायद मीनू गुप्ता कुछ पूछना चाह रहे हैं, 1 मिनट इनसे इनका भी प्रश्न ले लेते हैं। मैंने अपनी मुझे बहन को भी पूछना जोड़ा। नहीं है, मुझे ये पूछना नहीं है। जी, हाँ, मीनू मेरा गुप्ता जी, मीनू क्वेश्चन गुप्ता जी। हाँ, मेरा जी। क्वेश्चन तो नहीं है, पर मैं अपनी सिस्टर से बहुत इंस्पायर हुई और मैंने फिर आपका ये योगा ज्वाइन करा। मैंने तो मैं जोड़ा। मीनू गुप्ता मेरी सिस्टर है ये, और अच्छा, बहुत वाह अच्छी वाह वाह। डॉक्टर है, और और इनके ये योगा से मैं इस ग्रुप में आई हूँ। वाह वाह, बहुत तो धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू ग्रुप को भी और डॉक्टर रीता जैन को भी। ये तो मैं भी रेगुलर जुड़ती है। ये तो हाँ, रेगुलर जुड़ती है, मैं रोज इनकी फोटो देखती हूँ कि आज आई है कि नहीं, आज ज्वाइन किया है कि नहीं। मैं हम तो भी से एक्चुअली हाँ टीचिंग में हूँ, और मेरे को बीच में ब्रेक भी करना पड़ता है टाइम से पहले, पर मैं फिर भी कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ। मतलब आपको आधा घंटा या पौना घंटा तो जरूर अपनी बॉडी को मूवमेंट के लिए देना चाहिए, किसी भी तरह एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। मैं पंजाब में भी होती हूँ तो मैं थोड़ा शाम को किसी तरह कर लेती हूँ, शाम को भी कर लेती हूँ कॉलेज से आने के मतलब बाद। मैंने भी सब सब जब स्कूल की समर वेकेशन था तब ज्वाइन करा था, लेकिन मैं उसके बाद अपने को कंटिन्यूस से जोड़े हुए हूँ, और जितना भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा कोई भी दिन मिस ना हो। थैंक यू। जी, धन्यवाद। विजय आनंद जी, कुछ मैं आप कह रहे थे? हाँ। हाँ, मैं ये कह रहा था, अभी श्रीमती जी हमारी कह रही हैं कि कोई दांतों का भी योगासन होता है क्या? तो मैं एक बात बताऊंगा इसमें कि एक बार मेरे बेटे का जो जबाड़ा है वो जाम हो गया, वो परेशान हो गया। तो मैंने उसे एक डॉक्टर बताया रोहिणी के अंदर, वो डॉक्टर के पास गया। वो डॉक्टर ने मेरे कई बार लेक्चर सुने थे नेचुरोपैथी के, तो मैं क्रिया कराता था नेचुरोपैथी में कि अपने जबाड़े की इस तरह से एक्सरसाइज करो, तो सवेरे जब मंजन करते हो, ब्रश करते हो, उसके बाद ये करो। तो उस डॉक्टर ने कहा कि भाई ऐसा है, तुम्हारे पिताजी जो हैं उनसे ही मैंने सीखा है, तुम्हारे से कोई फीस नहीं लूंगा, और जो ये जबाड़े की एक्सरसाइज वो कराते हैं वो कर लो, ठीक हो जाएगा तुम्हारा जबाड़ा। तो ये मुझे बात ध्यान आई, तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, ये जबाड़े की एक्सरसाइज है इस नहीं, तरह से। जॉ की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे मुंह वो खोलना, बड़ा खोलना और साइड टू साइड मूवमेंट, इस तरह से ये हमारे ज्वाइंट होते हैं ना, इसका मूवमेंट। ये भी मैंने कहीं फेस योगा में शायद लर्न किया था। माउथ ओपनिंग पूरा आप खोल सकते हैं इसको, इसकी खोलने की एक्सरसाइज और साइड टू साइड मूवमेंट्स। जी, दीप जी, समाप्त कर लें। थैंक यू वेरी थैंक मच। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो लोग नए भी जुड़े हुए हैं उन सबका भी धन्यवाद है। और आप हमारे रेगुलर यदि योग की कक्षा में जोड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, और हमारी जो क्लास होती है वो 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक होती है। थैंक यू वेरी मच। और प्रोग्राम को समापन करने से पहले एक बार हम शांति पाठ कर लेते हैं। कमर और गर्दन सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद करें, गहरा लंबा सांस भरेंगे, एक दीर्घ ओम का उच्चारण, उसके बाद लयबद्ध तरीके से शांति पाठ भरें। गहरा लंबा सांस। ओ ओम द्यौ शांति अंतरिक्षेगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा
शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। दोनों हाथों को जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद करें, घर्षण करें, उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी चलिए ऑर्गेनाइज